एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2। पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो ये दिसंबर टेस्ट में आपकी हेल्प करने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चे, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो वीडियो के एंड में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो जाकर उस क्वेश्चन पेपर को जरूर चेकआउट करें और आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं। तो चलिए आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, रूहर वैली इज अ रीजन इन। तो रूहर वैली जो है वो कहाँ पर है? तो ये है जर्मनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बेहल इज। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन इंडिया नेशनल कंज्यूमर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, कोपरा वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। कोपरा जो है वो कब लागू किया गया था? 1986 में, ठीक है। यहाँ पे तो 1986 ऑप्शन है नहीं, इसको 6 कर लेना, ठीक है। तो 1986 यानी कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज महाराजा रंजीत सिंह वाइफ। महाराजा रंजीत सिंह जी की पत्नी जो है वो कौन थी? मेहताब कौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ सबराओं फॉट। तो सबराओं का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 10 फरवरी 1846 को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, विच पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया। इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है? इंडिया में काफी सारी पार्टीज है ना, तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, हु सेड दिस। तो ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी की किन्होंने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में आपको चॉइसेस जो है वो दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटालिक मिनरल क्या होता है? मेटालिक मिनरल जो है वो मेटल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि सच मिनरल लाइक कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट, ठीक है। और इनको फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फेरस मिनरल, दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। जो फेरस होता है, फेरस क्या होता है? आयरन। तो फेरस मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन। जबकि जो नॉन फेरस होता है इसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है कि विच एरिया इज नोन एज रूहर ऑफ इंडिया एंड व्हाई। भारत का कौन सा एरिया है जिसे रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, और क्यों कहा जाता है? रूहर वैली इज एन एरिया इन वेस्टर्न जर्मनी बाउंडेड बाय रिवर रूहर, राइन एंड लिपे। तो इन तीनों एरिया से जो है वो बाउंडेड जर्मनी में, वेस्टर्न जर्मनी में एक एरिया है जिसे कि रूहर वैली कहा जाता है। इट इज रिच इन मिनरल, स्पेसिफिकली कोल। और ये जो वैली है, ठीक है, या ये जो एरिया है, ये कौन से मिनरल है इसमें यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है? कोल, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो है वो डेवलप हो रही थी, ठीक है, या कह सकते हो हुई। इन द वैली रीजन स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और खासकर आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो मतलब कि सेटअप हुई थी, ठीक है। सेम इज द केस विद दामोदर वैली इन इंडिया, और सेम कंडीशन जो है इंडिया के दामोदर वैली में है, ठीक है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। विच इज रिच इन कोल एंड मिक्का, जो कि यानी कि जो दामोदर वैली है वो कोल और मिक्का में जो है वो काफी ज्यादा रिच है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, विद अनकाउंटेबल बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब छोटे मोटे या काफी बड़े जो है, ठीक है, इंडस्ट्रीज काफी बड़े और छोटे इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे सेट हुए, जिसमें कि थर्मल पावर प्लांट भी थे, ठीक है, और 3 बिग स्टील प्लांट जो है इंडिया के वो भी शामिल हैं। और इसी वजह से दामोदर वैली को जो है वो रूहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 3 टायर सिस्टम जो कंज्यूमर कोर्ट का है वो आपने बताना है।
तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 3 लेवल ऑफ क्वाजी जुडिशियल कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड व्हिच आर एज फॉलो। तो अगर केस जो है वो 20 लाख तक का है, ठीक है, मतलब 20 लाख से कम तक का है, ठीक है, तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट मतलब जो केस है वो जाएगा। अगर ये 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का केस है तो स्टेट लेवल पे जाएगा। अगर 1 करोड़ से जो है वो लिमिट एक्सीड है, ठीक है, तो वो नेशनल लेवल पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, why did the Indian government put barriers on foreign trade and investment in the beginning of 5-year plan? तो 5-year प्लान के शुरुआत में जो फॉरेन ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उस पर रोक जो है, ठीक है, काफी सारी रुकावटें जो है वो क्यों लगाई गई थी? The reason for imposing restriction on foreign trade and foreign investment during the first 5-year plan by the Indian government that India has been under British control for a fairly long period of time and has been exploited on economic ground, due to which the economic condition of our domestic producer become weak, and after independence they were not in a position to compete with the foreign traders or producer। तो क्योंकि हमारा देश जो है वो काफी लंबे टाइम तक गुलाम रहा था ब्रिटिशर्स के, ठीक है, तो यहाँ की जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, काफी ज्यादा यहाँ के जो है मतलब कि इकोनॉमिक ग्राउंड जो है उसका काफी ज्यादा शोषण किया गया था। तो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है, कि जो है वो मतलब कि जो बाहर की कंपनीज आए उनको भी जो है वो ये हैंडल जो है वो कर पाए, ठीक है। तो इसी वजह से कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी थी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ के जो है वो मतलब कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, की फॉरेन के जो सामान है, ठीक है, तो उनके साथ कंपटीशन जो है वो ना करना पड़े, इस वजह से गवर्नमेंट ने जो बाहर की कंपनीज थी उनके ऊपर बैरियर्स जो है यानी कि रुकावटें जो है वो लगा दी थी, ठीक है, यानी कि उनको काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह पे करने होंगे या यहाँ की जो है मतलब इजीली जो है वो यहाँ पे अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर, ठीक है, तो अमृतसर के कॉन्क्वेस्ट यानी कि जो जीत है उसके ऊपर जो है उसका सिग्निफिकेंस यानी कि जो इम्पोर्टेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए आंसर जो है वो देख लेते हैं। Was the religious capital of the Sikhs, its conquest raised the prestige of रंजीत सिंह। तो अमृतसर जो है वो सिखों की धार्मिक राजधानी थी और इसे जीतने से महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमृतसर द मिलिट्री पावर ऑफ रंजीत सिंह इंक्रीज, द फोर्ट ऑफ लोहगढ़ प्रूव्ड वैल्यूएबल फॉर रंजीत सिंह, ही एक्वायर्ड अ ह्यूज कैनन जम मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। तो इस विजय के बाद रंजीत सिंह की जो सैन्य शक्ति है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। लोहगढ़ का किला रंजीत सिंह के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान साबित हुआ और उन्हें कांसे और तांबे से बनी एक बड़ी तोप जिसका नाम जम है वो मिली, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, रंजीत सिंह गॉट द सर्विस ऑफ अकाली फूला सिंह and his 2000 Nihang because of the extraordinary courage and bravery of the Nihangs. Ranjit Singh won many grand victories. रंजीत सिंह को अकाली फूला सिंह और उनके 2000 निहंग योद्धा की जो है वो सेवाएं मिली, ठीक है। इसके अलावा निहंगों की वीरता और साहस के कारण रंजीत सिंह ने कई बड़े विजय जो है वो हासिल किए या कई बड़े विजय जो है वो प्राप्त किए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, मेनी इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्टेड कमिंग टू हिज एम्पायर टू गेट जॉब्स। इंडियंस, मुस्लिम्स एंड यूरोपियन सोल्जर लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्टार्टेड ज्वाइनिंग द महाराजाज आर्मी। तो ब्रिटिश शासन के तहत कई भारतीय जो थे वो रंजीत सिंह के साम्राज्य में नौकरी पाने के लिए आने लगे। भारतीय, मुस्लिम और यूरोपीय सैनिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर महाराजा की सेना में शामिल होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो वो है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हाउ डिड द ब्रिटिश ट्रीट क्वीन जिंदा, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो क्वीन जिंदा को जो है वो ट्रीट किया गया था वो बताना है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल
महारानी जिंदा was deprived of all political rights. She was arrested on 20th August 1846 AD. यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि महारानी जिंदा को सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20th अगस्त 1846 AD को उन्हें शेखुपुरा किले में भेज दिया गया। ठीक है। हर पेंशन वॉज रिड्यूस्ड टू ₹48,000 ओनली, और उनकी पेंशन जो है वो घटाकर केवल 48,000 रुपीज कर दी गई थी। देन शी वॉज एक्साइल्ड एंड सेंट टू बनारस, और बाद में उन्हें जो है वहां से जो है वो निर्वासित कर बनारस भेज दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द इलेक्ट्रोल प्रोसेस इन इंडिया। तो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो है वो भारत में क्या अपनाया जाता है वो आपने जो है वो बताना है। पहला पॉइंट है डेमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। ठीक है। तो ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है कि जिस भी एरिया में इलेक्शन होगा उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो है वो सीमांकन करना। ठीक है। इसके बाद जो है बेटा वोटर लिस्ट जो है यानी कि मतदाता सूची जो है वो तैयार की जाती है। इलेक्शन के डेट जो है उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है। फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, यानी कि नामांकन फॉर्म जो है वो भरा जाता है। इसके बाद जिन्होंने अपने नाम को वापस लेना है, यानी कि नामांकन की वापसी होती है। सिंबल जो है वो अलॉट किया जाता है, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो बांटे जाते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग होती है जिसमें कि चुनावी प्रचार जो है वो किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग होती है। लास्ट में क्या होता है, वोटों की काउंटिंग होगी और रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन, जिसमें है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट के चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है उसके मतलब कि उसको चूज करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपने बताना है। स्टेट गवर्नमेंट का रियल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। ठीक है। जो कि स्टेट के होते हैं। बट ही अपॉइंट्स सच अ पर्सन who is either a leader of the majority party or commands a majority in the legislative assembly। लेकिन जो है वो राज्यपाल जो है वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही चुनते हैं जो या तो बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, ठीक है, या फिर विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत का समर्थन करता है। ठीक है। द गवर्नर अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही करते हैं। ठीक है। तो चलिए पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं टोटल 8, इनके आंसर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक क्वेश्चन को जो है वो आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। फर्स्ट में भी आपको चॉइस दी गई है, सेकंड क्वेश्चन में चॉइस दी गई है, थर्ड क्वेश्चन में भी दी गई है और फोर्थ में भी दी गई है। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।